बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। सिद्दीक जान साहब ने आज अदालतों के अंदर होने वाली प्रोसीडिंग के हवाले से आम तरीन चीज़ें शेयर की हैं। आइए पहले वो सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने 48 घंटों के अंदर अंदर फुल कोर्ट इजलास जो है वो बुला लिया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे पहले जो काजी फाइज ईसा थे उनसे बारहा मुतालबा किया गया कि आप फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं। उनको मंसूर अली शाह साहब ने भी कहा, उन्होंने नहीं बुलाई। उनको मुनीब अख्तर साहब ने भी कहा, उन्होंने नहीं बुलाई। और वो फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाना चाहते थे, क्योंकि 12 जुलाई को काजी फाइज ईसा अक़लियत में आ गए थे और वो अक्सरियत खो बैठे थे। और जब वो अक्सरियत खो बैठे थे तो वो फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुला रहे थे। उनको पता था कि वो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएंगे, वो अक़लियत में आ जाएंगे और उनको अक्सरियती जजेस की बात माननी पड़ेगी। और इसीलिए काजी फाइज ईसा ने फुल कोर्ट मीटिंग जो है वो नहीं बुलाई थी। देखें, याहिया अफरीदी साहब के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सूरत हाल है, यानी एक उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ज़ाहिर है। उस चैलेंज पे आने से पहले उनकी पोजीशन इसलिए भी ज़रा मुश्किल है कि उनको आउट ऑफ टर्न जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगाया गया है। उनको नून लीग ने सेलेक्ट किया है, पीपल्स पार्टी ने सेलेक्ट किया है, जरदारी और नवाज शरीफ ने उनको सेलेक्ट किया है। तो उन पर भारी जिम्मेदारी आती है कि अब वो अपने अमल से ये साबित करें कि उनको जो लगाया गया है वो चलें। ये तो समझ आती है कि इसलिए लगाया गया है कि वो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब को नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन याहिया अफरीदी साहब के अमल से, प्रैक्टिकल उनके इक़दाम से पता चलेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ना सिर्फ ये कि बल्कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को लगाना नहीं था इसलिए उनको लगाया गया, बल्कि उनके साथ मामलात भी तय हैं और उनके साथ मामलात भी तय हैं इसलिए उनको लगाया गया है। तो ये अपने अमल से बताएंगे याहिया अफरीदी साहब किस में किस हद तक हकीकत है। देखें, याहिया अफरीदी साहब की ज़ात का कोई मसला नहीं है। मसला याहिया अफरीदी साहब को जिस तरीके से लगाया गया है, जिन लोगों ने लगाया है, मसला उनका है। एक ऐसी पार्लियामेंट जो हकीकी अवामी पार्लियामेंट नहीं है, जो हकीकी अवामी नुमाइंदा नहीं है। जिस नवाज शरीफ ने आज से याहिया अफरीदी साहब की सिलेक्शन की है, वो नवाज शरीफ खुद अपनी सीट हारा हुआ था, वो यास्मीन राशिद साहिबा से हारा हुआ था। तो एक ऐसी पार्लियामेंट जो फॉर्म 47 वाली थी, और ये जो पार्लिमानी कमेटी थी, इसमें से भी आप देख लें कि 4-5 नाम तो ऐसे बैठे थे जो फॉर्म 45 वाले नहीं, फॉर्म 47 वाले हैं, जो अपनी सीटें हारे हुए हैं। तो अगर ये सूरत हाल होगी कि इनके मतलब इस तरह के लोगों से के ज़रिए याहिया अफरीदी साहब लगे हैं, तो अब वो अपने अमल से बताएंगे कि बहरहाल उनको ये ज़िम्मेदारी मिली है तो वो ये निभा रहे हैं या पहले से उनके मामला तय थे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो अंदरूनी इख्तिलाफ़ात हैं वो बहुत ही शदीद हो चुके हैं और वो कम नहीं, वो बढ़ेंगे अगर याहिया अफरीदी साहब ने आइन और कानून के मुताबिक मामलात ना चलाए और उन्होंने इनको तलखियों को कम करने की कोशिश ना की। देखिए, ये बड़ा नुकसान हुआ है। जैसे ज़ाद रसूल साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इख्तिलाफ़ात पहले भी होते रहे हैं, जजेस का पॉइंट ऑफ व्यू भी मुख्तलिफ होता है, जजमेंट्स भी मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन जिस तरह से ये इख्तिलाफ़ात काजी फाइज ईसा पब्लिक में लेकर आए, अपने खतूत के ज़रिए, फ़ैसलों के ज़रिए, प्रेस रिलीज़ के ज़रिए, ख़बरें लीक करके, और ये इससे बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का नहीं पाकिस्तान का नुकसान हुआ है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा इंसाफ का वो इतना टके टोकी हो गया, इतना कंट्रोवर्शियल हो गया है कि लोगों को अब उससे कोई होप नहीं रही। और सबसे ज़्यादा मसला है जो लोगों का एक एतमाद अदालतों पर होना चाहिए, वो एतमाद लोगों का अदालतों पर बिल्कुल नहीं रहा और सुप्रीम कोर्ट पर तो बिल्कुल नहीं रहा। तो इसलिए अपने अमल से याहिया अफरीदी साहब ने इन चीज़ों को बताना है और दिखाना है कि वो इन सारे मामलात में ऑन बोर्ड नहीं थे, उनकी कोई डील नहीं है और वो बन गए हैं। तो अब वो आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों को लेकर चलेंगे, और अगर वो आइन और कानून के मुताबिक और अपने हल्फ के मुताबिक चीज़ों को लेकर चलेंगे तो फिर ये कंफर्म है कि 26वीं आईनी तरमीम तो उड़ेगी। क्योंकि देखें ना, अब जो इनके सामने इस वक्त चैलेंजेस हैं 26वीं आईनी तरमीम पे आने से पहले तो ये है कि गो के एक ख़बर लगी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से मंसूब करके कि उन्होंने कहा है कि सीनियर प्यूनी जज जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब ही होंगे सीनियरिटी में। याहिया अफरीदी साहब के बाद अब मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब हैं। लेकिन बात यह है कि कुछ लोग जो हुकूमत से भी ऊपर की हुकूमत है, उनके करीब हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, जो सीनियर प्यूनी जज हैं वो अब मंसूर अली शाह साहब नहीं हैं। मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब अब सीनियरिटी में नहीं है, बल्कि सीनियर प्यूनी जज जो हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं और उनके बाद जस्टिस जमाल खान मदखील हैं। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि अब कमेटी में जो कमेटी बनती है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उनके बाद 2 सीनियर 3 जज होते हैं, लेकिन फिर हुआ ये था कि इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया था। उस ऑर्डिनेंस पे आने से पहले अगर हुकूमत से ऊपर वाली हुकूमत के लोगों की बात मान ली जाए तो उसमें तो फिर सीनियर प्यूनी जज जो हैं वो अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल खान मदखील साहब हैं। और अगर इसके साथ याहिया अफरीदी साहब जाते हैं तो ये तो पहले ही उनका इतना बड़ा डिज़ास्टर होगा, इतना बड़ा डिज़ास्टर होगा कि फिर याहिया अफरीदी साहब इसी चीज़ से ही नहीं निकल पाएंगे।
वैसे ही फिर वकला तहरीक संजीदा हो जाएगी, फिर वकला को तहरीक चलानी पड़ेगी याहिया अफरीदी साहब के खिलाफ भी। देखें अभी तक याहिया अफरीदी की ज़ात पे किसी ने बात नहीं की। सबको ये एतराज़ है कि इनको जिन लगाने वाले गलत लोग हैं, इनको लगाया गलत गया है, इनका प्रोसीजर गलत था, तरमीम गलत हुई और लोटों के ज़रिए हुई, और जिस तरह से ये सारा कुछ, इन चीज़ों पर एतराज़ है, प्रोसेस पे एतराज़ है, इन पे एतराज़ नहीं है। और लेकिन अगर ये आ जाते हैं तशरीह पर कि सीनियर प्यूनी जज जो है वो अब अमीनुद्दीन खान और जमाल खान मुदख्खिल होंगे, तो ये फिर डिज़ास्टर होगा। और गोके जो अटॉर्नी जनरल हैं उनके हवाले से लगा है कि ख़बर के वो ये कहते हैं कि नहीं, मंसूर अली शाह साहब ही सीनियर प्यूनी जज हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब दोनों जजेस लेटर लिख के कैटेगोरिकली इनकार कर चुके हैं कि वो उस कमेटी में, यानी मुनीब अख्तर साहब ने भी इसके ऑर्डिनेंस के ऊपर सवाल उठाए हैं, लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने तो उस कमेटी में बैठने से इनकार कर दिया जिस कमेटी से मुनीब अख्तर साहब को निकाल के और अमीनुद्दीन खान साहब को, जो काजी फायसा के यार हैं, उनको काजी फायसा ने लगा के, और उसके बाद जो मन मर्जी काजी की होती रही है वो फैसले करता रहा है। और पता नहीं अमीनुद्दीन खान के साथ बात भी करता था नहीं करता था, बस वो पावर अटानी अमीनुद्दीन खान का कोई जो मोहर होती है ना, वो मोहर काजी साहब के पास थी, वो खुद लिखते थे और अमीनुद्दीन खान साहब की मोहर लगा देते थे और उनसे दस्तखत करवा लेते थे। और जो काजी का दिल किया है काजी ने किया है कमेटी चेंज करके। और सबसे बड़ा जो ये रास्ता रुका है मंसूर अली शाह साहब का और मुनीब अख्तर साहब का और याहिया अफरीदी साहब बने हैं, वो काजी फाइज ईसा के उस कंट्रोवर्शियल फैसले से बने हैं जिसमें काजी फाइज ईसा ने जरदारी के ऑर्डिनेंस को इम्प्लीमेंट किया आधे घंटे के अंदर अंदर, और अमीनुद्दीन खान साहब को कमेटी में ऐड किया और 63A वाला केस लगाया, और वो केस लगा के और फिर कहा कि सियासी जिस्म फरोश जो हैं वो वोट दे सकते हैं और उनका वोट काउंट भी होगा। तो इसलिए ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक मैटर है कि अब जो याहिया अफरीदी साहब हैं इस फुल कोर्ट मीटिंग के बाद क्या करते हैं। क्या वो कमेटी में इनको क्या नाम है, मंसूर अली शाह साहब के और साथ मुनीब अख्तर साहब को रखते हैं, या वो मंसूर अली शाह साहब को तो रखते हैं लेकिन साथ वो अपना मनपसंद कोई और जज रखते हैं। तो यहीं से फैसला हो जाएगा कि वो किस तरह से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। तो पहला उनका जो चैलेंज होगा इसमें, इस फुल कोर्ट में, वो यही होगा कमेटी की तश्कील के हवाले से वो क्या बताते हैं कमेटी। और उससे भी पहले आज जो है वो किसी भी कॉल लिस्ट आ जाएगी अगले हफ्ते की, उसमें भी पता चल जाएगा कि बेंचेस कौन कौन से हैं। ये भी हो सकता है कि वो पुराने बेंचेस को ये भी कंटिन्यू करें और उनको चेंज ना करें, उसी तरह से वो बेंचेस रहें, ये हो सकता है। लेकिन अगर बेंचेस चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, फिर अपने साथ किन जजेस को बिठाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखनी होंगी। और दूसरा यही है कि कमेटी में कौन कौन से जजेस को रखते हैं और अमीनुद्दीन खान को निकालते हैं नहीं निकालते। और मंसूर अली शाह साहब तो कैटेगोरिकल कह चुके हैं कि वो उस वक्त तक कमेटी के इजलास में शरीक नहीं होंगे जब तक जो पुरानी कमेटी है उसको बहाल नहीं किया जाता, मुनीब अख्तर साहब को उसमें बिठाया नहीं जाता, या फुल कोर्ट बैठकर और इंडोर्स नहीं कर देती जरदारी के ऑर्डिनेंस को, चाहे वो ओपन कोर्ट में, चाहे वो यानी जुडिशल साइड पे या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर। ये कहना है मंसूर अली शाह साहब का। तो ये बड़ा एक अहम नुक्ता होगा, ये बता देगा इनके इरादे याहिया अफरीदी साहब के। फिर एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से क्या होता है। 26वीं आइनी तरमीम जो है वो अब जुडिशल वो आइनी बेंच में चैलेंज होगी या सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बना देते हैं याहिया अफरीदी साहब। अभी तो ये भी देखना है ना कि जो जुडिशल कमीशन है उसके ऊपर भी सवालात हैं, और उस पर अलग से मैं बात करूँगा उसके ऊपर सवालात क्या है। जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया भी जाता है या नहीं बुलाया जा सकता, बुलाया जाता है तो उसका फ़ैसला जो है वो कानूनी होगा नहीं होगा, ये खैर एक बड़ा सवाल है, उस पर अलग से बात करेंगे। उसमें एक बड़ी तफसील है लंबी चौड़ी, उस पर बात करेंगे। तो ये लेकिन सुना है कि हुकूमत शायद आइनी बेंच का सरबराह भी याहिया अफरीदी साहब को ही बना दे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हुकूमत मुतमईन है। तो याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया है और उनको याहिया साहब पसंद थे, तो याहिया साहब का कुरा निकला है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना कि पाकिस्तान के अदालतों के अंदर इस वक्त अहम तरीन केसेस ज़ेर समात हैं, और अगर उनके फ़ैसले जिस तरह से होने जा रहे हैं वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल सकते हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।